हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को डिनोट करते हैं आर से। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन को आर से भी डिनोट करते हैं और के से भी करते हैं। तो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है तो ये होता है अंडररूट आई अपॉन एम। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एम तो आप लोग जानते ही हैं कि मास। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में देखें, इन प्रीवियस क्वेश्चन रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए बोला जाए, जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखे थे उसमें अगर बोला जाए रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए, तो ये सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते ना। अगर नेट तो ये BC के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml²/12 प्लस 3ml²/4, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/6 ml²। और नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इसको और इसको ऐड कर ले तो ये आएगा 3/2 ml²। ठीक है, तो देखिएगा इसी क्वेश्चन का अगर हमसे बोले कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R = √I/m। अब देखिए R कितना है, √I/m, तो I कितना है 3/2 ml²। तो लिखिए 3/2 ml² और डिवाइडेड बाई m, तो m कितना है, एक ये और एक ये, टोटल 3m, तो डिवाइडेड बाई 3m। m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a से l²/2, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया l/√2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या हुआ, तो ये समझिएगा क्या मतलब हुआ है। ये बोला कि जैसे कि यहाँ पे था ना 3 रड था, m m m, तो टोटल मास कितना हो गया 3m मास हो गया। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब हुआ कि अगर 3m मास का एक रड बना दे, इसको हटा करके क्या करें 3m मास का एक रड ले ले, तो उसे कितना दूर रखे इससे, ठीक है, इसके अबाउट देखे थे ना, तो 3m मास का रड ले तो इससे कितना दूर रखे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी I के बराबर आ जाए जितना आया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने के लिए 3m के रड को उससे कितना दूर रखना होगा, यही देता है रेडियस ऑफ गायरेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वर्टेक्स है A, B एंड C, और बोल क्या रहा है, ये एक्सिस दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तीनों का मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m, लेंथ l, मास m, लेंथ l, ये PQ, इसको दे दो एक्सिस। और हमसे बोला
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले इसका फाइंड करो। देखो, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी अबाउट पी क्यू। ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा ml² साइन स्क्वायर थीटा, तो एंगल कितना है 60, साइन स्क्वायर 60 अपॉन 3, यानी कि ml² अपॉन 4, तो ये आ जाएगा ml² अपॉन 4। जब इस ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सी अबाउट पी क्यू, क्यों? क्योंकि ये भी 60 डिग्री एंगल बना रहा था, ये भी 60 डिग्री एंगल, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका भी लेंथ l, इसका भी लेंथ l, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml² अपॉन 4। अगर बोला जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी सी का निकालो पी क्यू के अबाउट, तो सबसे पहले इस BC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया BC के अबाउट निकालेंगे, क्योंकि इसके अबाउट कैसे निकालेंगे, पहले BC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाले और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें, तो इसको हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BC प्लस m इंटू जो भी होगा mr², md², या बोलो md², यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो BC आप जानते हैं कि एक रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 0, तो ये हो गया 0। अब md² तो मास कितना है m, और ये लेंथ पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग निकाल करके देखे थे √3/2l², तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4 ml²। अगर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे, इस तीनों को, ये और ये ऐड कर देंगे, और इसे ऐड करेंगे तो आएगा ये है 1/4 1/4 3/4, यानी कि 5/4 ml²। रेडियस ऑफ गायरेशन बोले तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है √I, तो I के जगह पे 5/4 ml² अपॉन m, मास कितना है m 3m है, तो अपॉन 3m, m से m कैंसिल, क्या आएगा l/2 √5/3, तो ये हो गया। अगर ऐसा रहे, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं टॉर्क। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखिएगा टॉर्क क्या होता है, तो रोटेटिंग एबिलिटी, तो टॉर्क इज रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स। किसी फोर्स का जो रोटेटिंग एबिलिटी होता है ना, उसे ही बोलते हैं टॉर्क। मान लो कि एक बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F, इसको ज्वाइन करते हैं R वेक्टर। तो टॉर्क होता है, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ इसको पढ़ते हैं, तो टॉर्क होता है R क्रॉस F, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो क्या हो जाएगा RF
साइन थीटा। अच्छा, ये आर एफ साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटू एफ साइन थीटा, या दूसरा तरीका ऐसे एफ इंटू आर साइन थीटा। अगर ऐसा है कि ये एंगल थीटा है, इसके साथ थीटा एंगल पे ये फोर्स था, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे फोर्स लग रहा है, और एक इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये आर है, ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आया, आर इंटू एफ साइन थीटा, और एक आया, अच्छा इस एफ साइन थीटा, सुनो एफ साइन थीटा क्या है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये आर इंटू एफ साइन थीटा जो था, इसको हम बोल सकते हैं कि आर इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखो ना, एफ साइन थीटा ये वाला था, और ये एफ, तो इसको हम, ये टॉर्क तो ही तो है, क्या है, टॉर्क है, तो टॉर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है इसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और ये था एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इनटू अब क्वेश्चन है ना, ये हो गया डिस्टेंस, ये है एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, तो इसको बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस। मीन्स याद रखना है कि टॉर्क कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इनटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या दूसरा एक ये था F इंटू, दूसरा था टॉर्क जो था ना F इंटू आर साइन थीटा था, और ये आर साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और F क्या है, फोर्स। अगर फोर्स लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, याद रखना है, अगर फोर्स लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का लेंगे तो नॉर्मल ये डिस्टेंस ले लेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। तो टॉर्क को और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कहने का ओवरऑल मतलब समझिएगा कि टॉर्क क्या है, तो टॉर्क को या तो बोलो कि डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, या दूसरे तरीके से टॉर्क के मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ये है टॉर्क का, इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों समझ में आया क्या, ये है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये है डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। आ रहा है समझ में ना, ये है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि
ये फोर्स था, तो फोर्स, तो ये डिस्टेंस नहीं, अगर नॉर्मली फोर्स ले लेंगे तो फोर्स को पीछे बढ़ाओ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो। अगर डिस्टेंस ये लेते हैं तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट या तो वैसे याद रखें या सीधा याद रखें आर क्रॉस एफ, और एंगल किसके किसके बीच, आर और एफ के बीच का एंगल। क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। एक रड है, एक रड दिया हुआ है, इस रड पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ, इसका मास है एम, लेंथ है एल, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है एल है। अब पूछ रहा है कि टॉर्क बताओ, तो टॉर्क बताने के लिए एक आपके पास दिमाग में रहेगा कि सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है एफ, चलिए तो इससे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एल, तो ऐसे भी कर सकते हैं। मेथड 2 क्या था कि टॉर्क होगा डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो डिस्टेंस से क्या एल, और फोर्स का, अब देखो एल ये है तो ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर ही है ना, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है एफ, तो कैसे भी करो दोनों आंसर सेम आएगा। दोनों में से कोई भी पार्ट आप यूज कर लो, कोई भी तरीका यूज कर लो। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अगर एक रड ऐसे दिया हुआ है और फोर्स इधर है एफ किसी एंगल थीटा पे, तो एफ का कंपोनेंट ब्रेक करो, एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अगर ये डिस्टेंस एल है तो कोई बोलेगा टॉर्क निकालने के लिए, तो टॉर्क आप क्या बोलेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अब देखो बात समझना, क्या ये डिस्टेंस इस फोर्स वाले एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, तो डिस्टेंस जब लेंगे तो डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, डिस्टेंस कितना है एल, तो डिस्टेंस लो एल, अब इस एल के परपेंडिकुलर कौन सा है एफ साइन थीटा, तो एल इंटू एफ साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क। सीधा याद रखना है कि अब लेंथ इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लेंथ इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे एक रड दिया हुआ है और इस वाले एक्सिस के अबाउट इस पे यहां पे फोर्स लग रहा है एफ, अब पूछे टॉर्क, तो देखो फोर्स ये है, इस यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0, तो टॉर्क 0। या आप बोलोगे कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इधर है, तो यहां से यहां तक अगर r डिस्टेंस लेते हो तो फोर्स का इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ है क्या, नहीं, जब ये एंगल पे होता तब तो इधर कंपोनेंट होता, अभी थोड़ी कंपोनेंट होगा, ये तो ऑलरेडी y एक्स नीचे की ओर माइनस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इधर का कंपोनेंट 0, तो टॉर्क 0। मतलब आप ऐसे सोचे कि फोर्स और फोर्स एक्सिस को पीछे कर गए तो उसी से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर फोर्स पास करे तो टॉर्क हमेशा क्या होगा 0, तो डिस्टेंस जो था ना वो 0 हो गया। जैसे ये था कि देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स यहाँ था तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते थे ना, अगर एक्सिस ऑफ फोर्स यहीं पे आ गया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, तो डिस्टेंस यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इफ लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन देन टॉर्क इज 0। क्या बोले, लाइन ऑफ एक्शन, किसका लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्क 0 है। कभी भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो टॉर्क 0 होगा। एक एग्जांपल देखिएगा,
अगर एक डोर है, दरवाजा है, और ये ऐसे यहां पे लगा हुआ है डोर, इस पे 3 फोर्स लग रहा है। एक फोर्स इधर लगा F1, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, और एक फोर्स इधर लग रहा है F3। ये F3 जानते हो किधर लग रहा है? यानी कि ऊपर से ऐसे दबा रहे हैं, दरवाजा को ऐसे दबा रहे हैं। जैसे आप हैंडल पकड़ के कैसे धक्का देते हो, तो धक्का देने के लिए फोर्स किधर लगाते हैं? इसके सरफेस पे ऐसे लगाते हैं, ऐसे, ठीक है। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर फोर्स लग रहा है। अब देखिएगा τ1, पहले फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा। सबसे पहले देखते हैं ये डोर में रोटेशन किसके अबाउट होगा? इसके अबाउट, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स वाले एक्सिस का डिस्टेंस, पहले भी यहां पे लिखे थे, इफ लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर लाइन ऑफ एक्शन मीन्स फोर्स का लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर दे तो टॉर्क 0। ये है लाइन ऑफ एक्शन और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सोचो ना, ऐसे ही घूमता है ना, ऐसे ही तो घूमता है, इसी के अबाउट घूमता है, रोटेट करता है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टॉर्क 0। दूसरा फोर्स देखिएगा, इस फोर्स की वजह से अगर टॉर्क निकालना है, टॉर्क 2। तो अगर टॉर्क निकालने का तरीका क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना। तो सबसे पहले इसके लिए देखेंगे, ये फोर्स ऐसे लग रहा था, तो अब ऐसे सोचो कि एक डोर है, इसका हैंडल पकड़ के आप इस डायरेक्शन में खींचोगे तो क्या रोटेशन, डोर रोटेट करेगा, डोर खुलेगा क्या? नहीं। डोर को खोलने के लिए ऐसे धक्का देना होगा अंदर की ओर, अंदर की ओर जब पुश करेंगे ना तब डोर खुलेगा, ऐसे अगर खींचे तो डोर नहीं खुलेगा, इसलिए टॉर्क 0। अच्छा, डोर का हैंडल पकड़ के ऊपर की ओर फोर्स लगाएं तो डोर खुलता है क्या? नहीं, इसमें भी टॉर्क 0, क्योंकि रोटेशन नहीं होगा। मीन्स एक और बात सीखने के लिए मिला, इफ लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन टॉर्क इज 0। क्या बोले? इफ लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लाइन ऑफ एक्शन था ना, ये था एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाए तो भी टॉर्क 0 होगा। अगर टॉर्क 3 पूछा जाए तो फोर्स कुछ ना कुछ है F, और मान लो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस D है तो F इंटू D, ठीक है। तो यहां पे टॉर्क 0 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक पॉइंट है 1,2, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है 2y कैप माइनस 3j कैप, और पूछ रहा है फाइंड द टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क बताना है। सेकेंड अबाउट वाई एक्सिस, एंड थर्ड अबाउट ऑरिजिन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं कि ये कैसा होगा। तो देखो,
एक पॉइंट यहाँ पे है 1,2 और फोर्स क्या है 2i माइनस 3j, यही ना। सबसे पहले देखो r, ये r वेक्टर क्या है मेरे लिए, ओरिजिन से ये जो मिलाने वाला यही है ना r वेक्टर, i प्लस 2j, और फोर्स कितना है 2i माइनस 3j। अगर r क्रॉस f लेते हैं, r क्रॉस f, तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेने आता है ना, ऊपर i j k डिटर्मिनेंट मेथड से वेक्टर में पढ़े हुए हैं 1 2 और कुछ भी नहीं है k कैप, तो 0 2 माइनस, तो 2, और यहाँ पे जो है ये होगा -3 और यहाँ पे 0। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने तो आता है ना, i कैप 2 × 0 0 -3 × 0 0, फिर -j कैप, तो फिर इसको हटा दे, इस रो को और इस कॉलम को हटा देते हैं, 0 × 2 × 0 0, फिर प्लस k कैप इंटू -3 -4 -7, यानी कि टॉर्क जो आया -7 k कैप आया। ठीक है, अब देखते हैं ये पॉइंट 1,2 पे 2 जो है इससे डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, √2a² + 1² होता है ना 0, 0, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर और पूरे का √, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √5। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अच्छा, और फोर्स जो होगा वो इस पे होगा 2i माइनस 3j। ठीक है, स्केल ऑन। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 2i माइनस 3j इधर कैसे हुआ, तो देखो 2i तो ये कन्फर्म हो ना कि इधर होगा 2i और नीचे होगा -3j, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही कहीं होगा ना, इसीलिए इस डायरेक्शन में बना दिए। चलिए, तो ये आप अपना टॉर्क भी आ गया है, तो टॉर्क है -7। ठीक है, पहले ऑप्शन के लिए देखते हैं। अच्छा, ये लेकिन टॉर्क आया ना, ये किस वाले एक्सिस के अबाउट है, पहले देखिएगा। फर्स्ट देखते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है, लाइन ऑफ एक्शन, क्या यहाँ लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, इसीलिए एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन कितना हो जाएगा, टॉर्क 0। लाइन ऑफ एक्शन वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है इधर, तो इसके अबाउट भी टॉर्क 0। लेकिन ये जो टॉर्क है ना, ये किसके अबाउट है, जेड एक्सिस के अबाउट, तो जेड एक्सिस तो यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ से ये डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये हुआ 7k। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात बस करें, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा 7। ठीक है, और ये टॉर्क अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r क्रॉस f भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो टॉर्क यहीं तक छोड़ दो, और कुछ नहीं करना है, हमें फाइंड करना था टॉर्क, तो टॉर्क हम फाइंड कर लिए, यही है टॉर्क। नेक्स्ट रिंग देखते हैं, टॉर्क इक्वेशन। द टॉर्क इक्वेशन, कि ये टॉर्क इक्वेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, टॉर्क इक्वेशन डायरेक्ट याद रखें, इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेट टॉर्क आई इंटू अल्फा, नेट टॉर्क क्या है, आई इंटू अल्फा। अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो किसी बुक से देख ले, आई थिंक कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं, ये डायरेक्ट याद करने का चीज़ है कि याद रहना चाहिए। नेट टॉर्क आई इंटू अल्फा, आई ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होना चाहिए, तो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होना चाहिए, तो नेट टॉर्क क्या होगा, आई इंटू अल्फा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल। एक डिस्क है, इसका मास है 500 ग्राम और रेडियस है 50 सेंटीमीटर। एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ है मीन्स फ्रिक्शन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और हमसे बोल रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड अल्फा, ये दो चीज़ फाइंड करना है। चलिए तो करके देखते हैं। अगर ये डिस्क है, इस पे इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, नीचे इस पे लग रहा होगा mg, ये m 500 ग्राम है, kg में अगर बदले तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 kg। तो नीचे mg 0.5 इंटू 10 यानी कि 5 mg नीचे, और सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा। जब इस डिस्क पे फोर्स लगेगा तो इसमें रोटेशन होगा। नॉर्मल रिएक्शन है 5। अगर हम लगाएं F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स कितना है 10, मास कितना है 1/2, और A तो सेंटर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये किसका एक्सेलरेशन आएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो है टॉर्क फाइंड करते हैं, टॉर्क। ठीक है, इसका टॉर्क कैसे निकालें, पहले ये बताएं टॉर्क कैसे फाइंड करें। तो टॉर्क फाइंड कैसे करते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है 10, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये कितना होगा, रेडियस, और रेडियस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में देखे तो हाफ मीटर, यानी 5 न्यूटन मीटर टॉर्क आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ mr², तो हाफ m के जगह पे मास कितना है 0.5 kg, मतलब हाफ kg, और r² 1/4 यानी 1/16। तो अगर हम यूज करें टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, तो टॉर्क कितना है 5, आई है 1/16 और अल्फा, तो यहाँ से अल्फा अगर फाइंड करें तो आ जाएगा 80 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया अल्फा का वैल्यू।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रॉड है, इस पे यहां पे एक फोर्स लग रहा है F, ये टोटल लेंथ है इसका L, और ये सेंटर है, मीन्स ये है L/4। देखो यहाँ से यहाँ तक L/2 और इसका भी ये सेंटर है, यानी L/4 ये है और L/4 ये है। अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और अल्फा फाइंड करना है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो सेंटर ऑफ मास को एक्सिस एज्यूम करेंगे। ये नहीं दिया ना, एक्सिस नहीं दिया, तो सेंटर ऑफ मास को एक्सिस एज्यूम करेंगे। तुम लगाएं F = m इंटू एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अगर हम टॉर्क की बात करें तो ये हो गया ए सेंटर ऑफ मास। टॉर्क क्या होगा, F फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिए सेंटर ऑफ मास को, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L/4, तो F इंटू L/4, और ये कितना होता है I अल्फा के बराबर होता है, क्योंकि नेट टॉर्क यही है, फोर्स एक ही है तो टॉर्क एक ही होगा, तो I अल्फा के बराबर। तो यहां से अगर हम देखें कि अल्फा फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा यहां से कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखते हैं यहां पे। तो ये है FL/4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mL²/12, इसके अबाउट देखना है, इंटू अल्फा, 4 3 जा L से स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फा क्या हो जाएगा 3F/mL, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा का वैल्यू। अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।